Bismillahirrahmanirrahim. This is Hanif, and today we are going to discuss about classification of anemia. इससे पहले हमने अनीमिया और उसके डायग्नोसिस के बारे में बात की थी और आज हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अनीमिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे चलते जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। सो वंस द डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया इज मेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई इट। So anemia can be classified according to the morphology of the red cell, morphology of red cells in the peripheral blood, and also according to the pathophysiological mechanism. यानी अनीमिया को हम इन दो बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हम अनीमिया को किस तरह क्लासिफाई करेंगे, तो इसके लिए दो पैरामीटर्स है जिसकी बेस पर हम अनीमिया को मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से एक पैरामीटर जो है वो है साइज ऑफ द आरबीसी, और दूसरा जो पैरामीटर है जिसकी थ्रू हम अनीमिया को मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं वो है कलर ऑफ द आरबीसी। साइज के बेस पर हम अनीमिया को मॉर्फोलॉजिकली हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे, तो as we know that the normal size of the RBC is around about 8 माइक्रोमीटर in डायमीटर है। क्योंकि एक RBC का जो नॉर्मल साइज़ है वो तकरीबन 8 माइक्रोमीटर उसके डायमीटर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी RBC का साइज़, अगर RBCs का साइज़ 8 माइक्रोमीटर से कम हो तो फिर हम इसको माइक्रोसिटिक कहेंगे। अगर उसका साइज़ नॉर्मल हो तो उसको हम नॉर्मोसिटिक कहेंगे, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो यानी 8 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको मैक्रोसिटिक कहेंगे। तो इसी तरह साइज़ के बेस पर ये माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। लेकिन यहाँ पर जो साइज़ के लिए जो मोर ऑब्जेक्टिव एंड असेसिंग पैरामीटर है वो है MCV। मीन्स MCV का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मीन सेल वॉल्यूम, यानी ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम RBC की साइज को मालूम कर सकते हैं, और उसकी अपनी एक नॉर्मल वैल्यू है जो कि 76 से लेकर 96 फेमटोलीटर तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर RBCs का साइज विद इन दिस रेंज हो तो इट बिकम द नॉर्मोसिटिक, और अगर इसका साइज उस रेंज से ज़्यादा हो तो इट बिकम मैक्रोसिटिक, और अगर इस रेंज से ज़्यादा मतलब 100 से एबव हो तो इट बिकम्स मैक्रोसिटिक, और अगर इससे कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रोसिटिक। तो अगेन जो सब मैंने साइज के बेस पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक जिसकी साइज नॉर्मल से कम हो, और नॉर्मोसिटिक जिसके साइज नॉर्मल हो, और मैक्रोसिटिक जिसका साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो। इस पैरामीटर के थ्रू, इस पैरामीटर के बेस पर अगर हम देखें, अगर किसी RBCs का वैल्यू 76 to 96 इसी रेंज में हो तो ये होगा नॉर्मोसिटिक, अगर इससे कम हो तो ये माइक्रोसिटिक, और अगर इससे एबव हो यानी 100 से एबव हो तो इट बिकम मैक्रोसिटिक। सो ये साइज के बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा जो पैरामीटर है जिसकी बेस पर हम अनीमिया को मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं तो वो है कलर। ये दूसरा पैरामीटर है। कलर की बेस पर हम मॉर्फोलॉजिकली अनीमिया को हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे। हमें पता है कि RBC का जो कलर है वो तो प्राइमरीली हेमोग्लोबिन की कंटेंट की वजह से है। सबसे पहले हम RBC के अंदर हेमोग्लोबिन की कंटेंट को मालूम करेंगे और इसके बाद हम इसको क्लासिफाई करेंगे। लेकिन RBC के अंदर हम हेमोग्लोबिन की कंटेंट को किस तरह मालूम करेंगे, तो उसके लिए लेबॉर्ट्री के अंदर हम दो पैरामीटर यूज़ करते हैं, और उनमें से दो पैरामीटर जो है वो है, इनमें से एक पैरामीटर है वो है MCH है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है MCHC है।
MCH का मतलब ये है कि मीन सेल हेमोग्लोबिन और एवरेज सेल हेमोग्लोबिन, और MCHC मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और एवरेज सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये दो पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम लेबॉर्ट्री के अंदर RBCs के अंदर हेमोग्लोबिन की कंटेंट को मालूम कर सकते हैं। MCH वाला पैरामीटर हम कब यूज़ करेंगे? सो अगर हमें एक RBC का साइज़ मालूम करना हो तो हम ये वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे। सपोज़ ये एक RBC है और इसी RBC के अंदर हमने हेमोग्लोबिन की कंटेंट को मालूम करना है, तो उसके लिए हम ये वाला पैरामीटर MCH वाला पैरामीटर हम इसको यूज़ करेंगे। और अगर ये पूरा एक ब्लड पोल है और इस ब्लड पोल के अंदर बहुत सारे RBCs हैं, अगर हम इन तमाम RBCs के अंदर कंबाइनली इसका हेमोग्लोबिन कंटेंट मालूम करना है तो फिर हम इसके लिए ये वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे, MCHC वाला। जब हम इन पैरामीटर्स के बेस पर हम RBCs के अंदर हेमोग्लोबिन के कंटेंट को मालूम करेंगे तो इसके बाद हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अब हमने हेमोग्लोबिन के कंटेंट मालूम कर लिया। अब हमने उसको क्लासिफाई करना है। अगर RBCs के अंदर हेमोग्लोबिन की कंटेंट नॉर्मल हो तो इट बिकम द नॉर्मोक्रोमिक। क्रोमिक का या क्रोमिया का यहाँ पर मतलब है कलर। और अगर किसी RBCs के अंदर हेमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल से कम हो तो इट बिकम हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब ये हुआ कि इस RBC के अंदर हेमोग्लोबिन की कंटेंट नॉर्मल से कम है। और अगर RBCs के अंदर हेमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इट बिकम्स हाइपरक्रोमिक, लेकिन एक्चुअली हाइपरक्रोमिया नहीं होता। सो हेमोग्लोबिन की कंटेंट के बेस पर हमने इसको नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और तीसरा जो है वो है हाइपरक्रोमिक। लेकिन एक्चुअली हाइपरक्रोमिया नहीं होता। सो ये कलर के बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया। और ओवरऑल ये इन दो पैरामीटर्स के बेस पर हमने अनीमिया को मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई किया। लेकिन यहाँ पर इन दो पैरामीटर्स के दरमियान साइज़ और कलर, इन दो पैरामीटर्स के दरमियान यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है। और वो कुछ इस तरह है कि अगर आप इधर देखें तो इनमें से सबसे पहला जो है वो नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक है। ये किस तरह नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक है? ये एक्चुअली इसका जो इसके साइज और कलर, ये जो दो पैरामीटर्स हैं उनके दरमियान कोरिलेशन है। और वो किस तरह है कि अगर अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसी आरबीसी के दरमियान हीमोग्लोबिन कंटेंट भी नॉर्मल होगा। सो इट बिकम्स नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक। और अगर आरबीसीज का साइज नॉर्मल से कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन की कंटेंट भी कम होगी। सो इट बिकम्स माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक। और अगर किसी आरबीसीज का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हेमोग्लोबिन की कंटेंट भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैक्रोसेटिक हाइपरक्रोमिक होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मैंने अब पहले बताया कि हाइपरक्रोमिया नहीं होता। सो इट बिकम्स मैक्रोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक। सो ये था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। दूसरा जो है जिसके बेस पर हम अनीमिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो है पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। So this classification is actually based upon the mechanism responsible for the anemia। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअली अनीमिया के लिए जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो उसी मैकेनिज्म के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज़ अगर इनमें से हम अगर ले बोन मैरो फेलियर की वजह से जो अनीमिया होता है, बोन मैरो फेलियर की वजह से जो अनीमिया होता है ये यानी ये कंडीशन है कि जिसमें बोन मैरो के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो नॉर्मल आरबीसीज को प्रोड्यूस कर सके। तो इसकी बेस पर ये इसके चंद टाइप्स हैं। इनमें से एक है एप्लास्टिक है,
एप्लास्टिक है, हाइपोप्लास्टिक्स हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। सो ये क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म के बेस पर है। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। थैंक यू।